पिंक बॉल का नापेंगे ज्योग्राफिया। और आपकी वाणी पे इनके सवाल मेरे जवाब। और स्पोर्ट्स रैप पे क्या है खास, उस पे भी डालेंगे नजर। लेकिन उससे पहले रोल कमाल का शॉट, अद्भुत। इसके आगे सारे फेल। मेरे पास आज ना एक पिंक बॉल है और मैं ट्रायल करवा रहा हूँ कि ये पिंक समझ में आती है नहीं आती है। आज ना रेड बॉल व्हाइट बॉल तुम बहुत खेले, आज पिंक बॉल से आपको खिलाएंगे। अभी खेलो पिंक बॉल से आज तक? नहीं खेले ना। बॉलर सामने से रहेंगे, फास्ट बॉलर्स। ये मेरा फास्ट बॉलर, आप भी बॉल डालना है और इनको आउट करने की कोशिश करेंगे और बताना मुझे कि दिख रही है या नहीं दिख रही है या कुछ अलग हरकत करती है ये पिंक बॉल, देखेंगे। चलो ज़्यादा स्विंग हो गई, स्विंग हो रही है ना, अच्छी है, तेरे को दिख रही है आराम से, पक्की? ओके। स्विंग हो रही? हाँ सर। अच्छी? वेरी नाइस। अच्छा बॉल दिखी? हाँ सर। कोई दिक्कत हो रही है? मतलब स्विंग ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? नहीं, हाँ स्विंग हो रहा है। स्विंग थोड़ा अच्छा हो रहा है। बॉलर्स जो डाल रहे थे दोनों लोग ना, ठीक है, स्विंग ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? स्विंग ज़्यादा हो रहा है। और पढ़ने के बाद थोड़ा तेज जा रहा है? नहीं तेज नॉर्मल ही है, नॉर्मल जैसा वाइट बॉल आता है वैसे वाइट बॉल जैसा आ रहा है, वाइट बॉल जैसा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। पिंक बॉल हैशटैग आकाशवाणी पे आज खैर बहुत सारी बातें हमने कर दी है ना। आज हमें वीवीएस लक्ष्मण जी भी मेरे साथ हैं, दीपदास गुप्ता भी है, संजय बांगर भी, और ये सब वहाँ पर पिंक बॉल टेस्ट मैच में थे भी। तो पहले वीवीएस, ये आपको कैसा लगा ये मैच, मतलब मज़ा आया क्या? और अगर आया तो क्या चुनौतियां क्या क्या थी इस पिंक बॉल हियर टू स्टे? डे नाइट टेस्ट या पिंक बॉल टेस्ट एक सही कदम है टेस्ट मैच क्रिकेट को जीवित रखने के लिए। देखिए मुझे तो बहुत आनंद मिला है क्योंकि काफी समय के बाद मैंने देखा है कि 40 से 50 हजार लोग टेस्ट मैच क्रिकेट देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थे। ये बहुत कम बार मैंने देखा है पिछले 10 साल में। और बतौर खिलाड़ी आप क्या चाहते हैं, जब आप आपके देश के लिए खेलते हैं तो पैक्ड हाउस के सामने आप खेलना पसंद करते हैं, और वो मैंने देखा है। जरूर एक चुनौती है, एक या दो चुनौती है। पहला चुनौती जो है वो ट्वाइलाइट पीरियड में बल्लेबाज को बॉल बहुत लेट साइट होता है, तो एक चुनौती बल्लेबाजों के लिए है। दूसरी चुनौती जो गेंदबाजों के लिए है वो आखिरी सेशन में ड्यू फैक्टर बड़ा फैक्टर बन जाता है। उसका मतलब है कि बॉल वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल होता है। रिवर्स स्विंग उतना मिलती नहीं है। स्पिन गेंदबाज के लिए बॉल ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसी वजह से बॉल फिसल जाता है। तो ये एक या दो चुनौती है, लेकिन जब आप बदलाव करते हैं तो चुनौती का सामना तो आपको करना पड़ेगा। डे नाइट टेस्ट मैच इज हियर टू स्टे। खैर वीवीएस की तो ये बात हमने सुन ली कि उनको तो अच्छा लगा ही है। लेकिन एक चीज़ जो है ना पिंक बॉल के साथ जो मैंने इनके मैन्युफैक्चरर से भी पूछी कि इसको बनाने में 8 दिन लगते हैं, जबकि रेड बॉल को बनाने में लगते हैं मात्र 3। इसमें जो लेदर यूज़ हो रहा है वो इम्पोर्टेड लेदर है, वो भारत में नहीं है। तो वो जो एनिमल स्किन जो मंगाई जा रही है वो बाहर से मंगाई जाती है। और एक और बात ये है, वो जो बिल्कुल एनिमल के जो यहाँ का हिस्सा होता है ना, वहाँ पे जो स्किन रहती है उसका, उस लेदर का इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी इसमें सोचा गया है, समझा गया है कि भाई गेंद को किस प्रकार से बनाया जाए। अब किस तरह से बदलाव आया है, संजय बांगर, अनदर ऑफ वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स, अब ये भी मैच पे कवर कर रहे थे। और आपने संजय ये बताया ना कुछ, ये टाइम जो बदला है, अभी दोपहर को जब मैच शुरू होता है तो उसका कुछ फर्क पड़ रहा है, राइट? द डायनामिक्स आर चेंजिंग कंप्लीटली। पिंक बॉल की टेस्ट मैच में ये पाया गया कि पहला जो सेशन है वो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि वहाँ दोपहर होने के कारण जो सारी नमी है वो सूख जाती है और एक सपाट विकेट के ऊपर खेलने को आपको मौका मिलता है। मगर जहाँ ट्वाइलाइट जोन में चले जाए तो बॉल काफ़ी हरकत करती है, और आखिरी की सेशन में जहाँ पर ड्यू आ जाता है तो दोबारा से बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ज़्यादा फर्क है वो दूसरे सेशन में जो ट्वाइलाइट जोन में। और इसकी खास बात यह है कि अगर तो आप टॉस जीते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप बल्लेबाजी करना पसंद करें, क्योंकि आप अच्छी शुरुआत पहले सेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद
आपकी बल्लेबाजी कब आएगी इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। वेल इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो पहला सेशन है अब वो सबसे आसान बैटिंग के लिए हो गया, जबकि पहला सेशन सबसे डिफिकल्ट बैटिंग के लिए होता था। अब वो जो ट्वाइलाइट वाला सेशन है, जो मिडिल सेशन जो बैटिंग के लिए अच्छा होता था, अब वो सेशन बैटिंग के लिए मुश्किल हो गया, वो बॉलिंग फ्रेंडली सेशन हो गया है। एंड द लास्ट सेशन में बॉलर्स फिर स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा गेंद गीली हो जाती है। वो बात वीवीएस लक्ष्मण ने भी कही कि ड्यू इज अ कंसर्न। तो फिर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ड्यू है इसको या तो कहें ऐसे मैदानों पर खेलना पड़ेगा जहां पर एट दैट टाइम ऑफ अ ईयर जब ड्यू उतनी ज्यादा ना हो, ओस ना हो, ऐसे समय पे आपको खेलना पड़ेगा, इज व्हाट आई फील। बट देन डीडीजी माय फ्रेंड दीपदास गुप्ता वाज आल्सो देयर। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बड़ी चर्चा रही है भैया आजकल, तो बड़े इस पे किस्से रहे हैं कि क्या ये नजर ढंग से आ रही है, विजिबिलिटी का कोई इशू है क्या? विजिबिलिटी, जी हाँ, विजिबिलिटी देखिए वैसे तो बाहर से उतना ज्यादा पता नहीं लगा, लेकिन जब मैंने बात जरूर की कुछ प्लेयरों के साथ, उनका ये मानना था कि थोड़ा सा फ्रैक्शन लेट बॉल दिखता है। वो कई कारण हो सकते हैं, वो विजिबिलिटी लाइट के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, ये पिंक बॉल परफेक्ट नहीं है, ये हालात जो कंडीशंस है वो परफेक्ट नहीं है, और आदत भी नहीं है, उतना ज्यादा खेला नहीं है प्लेयरों ने पिंक बॉल के साथ। वेल डीडीजी भी कह रहे हैं कि विजिबिलिटी थोड़ा सा अंडर लाइट थोड़ी इशू रहती है, और इशू तो ये चेतेश्वर पुजारा ने भी बोला, एंड यू कैन रीड हिज कमेंट हियर दैट ही इज आल्सो स्लाइटली कंसर्न। लेकिन मेरा पता है कंसर्न क्या है, मुझे लग रहा है कि ये जो पिंक बॉल है ना, ऐसा नहीं कि कम दिख रही है, ये दिख उतनी रही है क्योंकि लाइट्स उतनी है, उसमें पिंक बॉल टेस्ट हुई है, आपको उतनी दिख रही है। लेकिन जो माइंड है ना, इसका एक फंक्शन रहता है कि आप प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटी, आपने जब गेंद को खेला, देयर इज ओनली अ क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड या उससे भी कम। अब उसमें अगर आप सोच के देखो, आप यहाँ खड़े हो, सामने शोएब अख्तर आया, उसने बॉल डाली, उसके हाथ से बॉल छूटी, आपने बॉल को देखा और उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं इसको आगे खेलूंगा, पीछे खेलूंगा, शॉट मारूंगा या छोड़ दूंगा। इतनी देर में तो बॉल कीपर के पास होगी यार, क्योंकि जितनी देर मैंने बोला इससे पहले बॉल जा चुकी है। तो आप सोच नहीं सकते इतनी जल्दी, योर इंस्टिंक्ट्स हैव टू टेक ओवर, और वो इंस्टिंक्ट्स तब बनती हैं जब आप एक रंग की गेंद को बार बार देखते हैं। वो कहते हैं करत करत अभ्यास के, तो बहुत सारा अभ्यास करते हैं। तो रेड बॉल, व्हाइट बॉल, हमने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है, पिंक बॉल के साथ अभी दिमाग हमारा ट्रेन नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम, कि अगर आप बहुत सारा खेलेंगे तो आई कैन प्रॉमिस यू, जिस दिन पहली बार व्हाइट बॉल से खेले थे अंडर लाइट्स, उस खिलाड़ी को भी बहुत दिक्कत हुई होगी, उसने भी यही कहा होगा कि बॉल ना थोड़ा कम दिख रहा है यार, कम नहीं दिख रहा, लेट नहीं दिख रहा। सच्चाई ये है कि हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन, सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बट देन दिस पिंक बॉल, एज ऑल ऑफ अस हैव सेड, मतलब हमारे सभी लोग कह रहे हैं दिस इज हियर टू स्टे। अगर टेस्ट क्रिकेट को दोबारा पुनर्जीवित करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है, तो फिर पिंक बॉल खेलना पड़ेगा। डे नाइट क्रिकेट चुनौतियों को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। खैर ये तो पिंक बॉल का जो हमने कहा था ना कि हम जोग्राफिया नापेंगे, हमने नाप दिया। अब क्या बारी है? अब है हैशटैग आपकी वाणी की बारी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। हार जिमखाना में हूं मैं, और हैशटैग आपकी वाणी पर अब सबके सवाल अब एक क्रिकेटरों के बीच में हो तो फिर सवाल जवाब चलते रहते हैं। तो पहला सवाल आप ही से पूछ लेते हैं, ये कोच हैं यहाँ के, आप बताएं कि क्या सवाल पूछ रहे थे आप? मेरा सवाल ये है कि अभी वेस्ट इंडीज इंडिया आने वाली है, जो T20 के चैंपियंस माने जाते हैं। जी जी। तो क्या इंडिया जीत सकती है वेस्ट इंडीज अगेंस्ट? ये मुझे लग रहा है वैसे एक अच्छा सवाल है, और मुझे लग रहा है कि ना यहाँ पर चुनौती कठिन रहेगी। क्यों रहेगी? देखिए, अगर साउथ अफ्रीका के सामने हम देखें तो 1-1 पे बराबरी पे रही थी श्रृंखला, और अगर आप बांग्लादेश का देखें तो पहला T20 तो भारत हार गया था, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश अगर खराब ना खेलता तो मैच तो बांग्लादेश की बिल्कुल मुट्ठी में था। वो शिवम दुबे का एक ओवर, और वो एक खराब शॉट मारा था एक बल्लेबाज ने उसके सामने, अपना चाहर के सामने। तो ये भी श्रृंखला अच्छी होने वाली है। लेकिन एक चीज़ मजेदार हुई है ना, वो ये है कि हम वापस ना वनडे की टीम पिक कर लिया हमने। एग्जैक्टली वही टीम है जो वनडे की है, वही T20 की है, सिर्फ एक वो अंतर है, वनडे में केदार, T20 में है वाशिंगटन सुंदर। तो कुल चाह मुझे लगता है तंग करेंगे कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, और उनके चलते भारत का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। लेकिन ये श्रृंखला बहुत कमाल की होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी भाई साहब, बताइए आप। शुभमन गिल को चांस मिलना चाहिए, उसने अभी बहुत रन किए कौन सी बात ठीक कह रहा है वैसे। शुभमन गिल ये जीत रहा है सबके दिल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? सही बात है ना? अब वो बना तो रहा है रन, लेकिन अब चांस कहाँ मिलेगा? सी टीम सिलेक्शन जो है ना दोस्त, और ये खैर हम सबको जानना भी जरूरी है कि टीम सिलेक्शन इज नॉट अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट बैलेंस। कि भाई अब न्याय अगर ढूंढने जाएंगे तो फिर शुभमन गिल को खिलाना चाहिए, लेकिन किसकी जगह खिलाएं, ये एक बड़ा सवाल है। टॉप ऑर्डर वो बैट्समैन है, अभी तो KL राहुल, शिखर धवन और रोहित शर्मा में से एक को बाहर बैठना पड़ता था। चलिए अब तो दोनों खेल जाएंगे क्योंकि शिखर इंजर्ड है। फिर श्रेयस अय्यर ने अपनी जगह बना ली है, विराट कोहली तो खेलेंगे ही,
नंबर 5-6 पे क्या आप शुभमन को खेलते देखेंगे? मुझे लगता है वो बहुत नीचे, थोड़ा सा ऊपर का ही- नीचे हो जाएगा। तो शुभमन, वी ऑल लव यू, बट आपको थोड़ा सा मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, आप भी कुछ सवाल पूछ रहे थे। श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पे भेजना चाहिए। नंबर 3 ये बोला है बिल्कुल मुंबई के लड़के की तरीके से कि श्रेयस अय्यर को 3 पे भेज दो। नहीं, बैटिंग वो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर को क्या 3 पे भेजा जा सकता है? देखिए, T20s में आपके पास रोहित रहेंगे, आपके पास साथ में रहेंगे KL राहुल। 3 पे अगर श्रेयस को भेजा तो कोहली 4 पर जाएंगे। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो कप्तान तो देखो नंबर 3 पे जाएंगे, श्रेयस अय्यर विल बैट एट 4। और मैं तो कह रहा हूँ अगर 4 पे भी जाते रहे ना तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी जब आप साउथ अफ्रीका की बात करें, वेस्ट इंडीज की बात करें, वहाँ तो श्रेयस अय्यर का नाम T20 में था भी नहीं, मतलब वो खेल भी नहीं रहे थे। मनीष पांडे पहले खेल जा रहे थे, तो वहाँ से अगर खेलने को मौका मिल रहा है और अच्छा खेले लास्ट मैच में, बढ़िया बैटिंग कर रहा है, छक्के मार रहा है यार, तो उम्मीद यही है कि मौका इनको मिलता रहेगा, लेकिन 3 पे नहीं 4 पे। दैट्स व्हाट आई फील। संजू सैमसन को मौका मिल सकता है क्या अभी? मतलब अगर उनको रिप्लेस किया है तो फिर चांसेस तो मिलना चाहिए। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अगर क्या उनको मौका मिल सकता है। देखो, मिल तो सकता है। 4 नंबर तक तो हमने डिसाइड कर लिया बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी, हम सब ने डिसाइड कर लिया। अब इंडियन टीम कुछ भी करे, हमने यहाँ डिसाइड किया 4 नंबर तक श्रेयस अय्यर होंगे। 5 नंबर पर अब आप ऋषभ पंत को खिलाएंगे या फिर आप संजू सैमसन को खिलाएंगे? कृणाल पांड्या नहीं है, पहले आप कृणाल को बीच में रखते थे, लेकिन अब कृणाल नहीं है, वहाँ पे मनीष पांडे जरूर है। लेकिन क्या संजू खेलेंगे? आई एम नॉट 100% सर्टन कि खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो 5 नंबर पे बैटिंग संजू के हिसाब से मुझे लगता है इट्स टू लो ऑनेस्टली। उनके राजस्थान रॉयल्स के जितने अच्छे आंकड़े हैं ना, वो हमेशा टॉप ऑर्डर पे आए हैं। या तो ओपन किया है, नंबर 3 पे खेली है, 4 पे जाते उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, कहीं एवरेज नीचे आ जाती है। अगर 5 पे भेज दिया तो फिर थोड़ा सा लुटिया जो है वो डूब जाएगी। सर, आपका भी एक बड़ा सवाल था, उसी से कोई लीडिंग क्वेश्चन था आपका। मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी संजू सैमसन को अपॉर्चुनिटीज मेरे से कम मिली है, और ऋषभ पंत हैज़ बीन ऑलवेज बीन अ फेलियर व्हेन इट कम्स टू ही हैज़ टू प्ले फेस प्रेशर। अगर संजू सैमसन को टीम में लाया जाएगा तो ऋषभ पंत पे क्या और प्रेशर डाल के वो बर्डन के अंदर ये बड़ी सही बात बोली है। क्यों? क्योंकि ना ये मैं कहता हूँ ऐसे ना, डिसप्रोपोर्शनेट चाहे एसेट हो या अटेंशन हो, तो दोनों खराब है। एसेट हो तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते हैं, और अटेंशन हो तो फिर मीडिया पकड़ के रखती है, और वो हालत है इस समय ऋषभ पंत की। मतलब वो छींकता भी है ना तो भी उसके ऊपर न्यूज़ बन जाती है। तो इतना प्रेशर है, और संजू से पहले तो देखिए वही खेलेंगे। मुझे लगता है ऋषभ पंत विल बी देयर, ओरिजिनल चॉइस, लेकिन संजू के इर्द गिर्द रहने से ऋषभ पंत पे दबाव बना रहेगा। एंड आई रियली फील कि अगर ऋषभ खेल रहे हैं तो नंबर 5 से नीचे उनको ना खिलाएं। एक आखिरी सवाल था जो मेरे को बताया था, एक बच्चे ने, बड़ा अच्छा सवाल था, तू आजा, मेरे हाथ में पिंक बॉल है। जैसे टेस्ट मैच में हमने देखा कि पेसर्स के लिए पिंक बॉल स्विंग हो रहा था, तो स्पिनर्स के लिए भी ड्रिफ्ट की पॉसिबिलिटी है? यार देखो, इसमें ना बात आपकी बड़ी सही है कि अगर तो गेंद ड्राई है तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी एक समस्या जो मुझे इस गेंद में लगी है वो ये कि आप इसको कितना भी पुराना कर दीजिए, ये ना बहुत खुरदरी होती नहीं है, एक तरह से रफ नहीं होती। अगर ये रफ नहीं होगी ना तो फिर वो ट्रेडिशनल स्विंग तो होता है क्योंकि आप हाथ से करा रहे हैं, स्विंग हो रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा और आपको एक साइड अच्छी बनी होनी चाहिए, एक साइड थोड़ी सी खराब होनी चाहिए। और ज़्यादातर जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं ना, आखिरी सेशन में ड्यू आ जाती है, तो वो जो आखिरी सेशन में स्पिनर के हाथ में ड्यू आ गई गेंद, तो वहाँ काम चलेगा नहीं। दूसरा सेशन जहाँ ट्वाइलाइट का है तो उसके अंदर सीमर्स को देते हैं क्योंकि बॉल मुश्किल से दिख रही है बल्लेबाजों को, और पहले सेशन में तो कोई बॉलर को बॉल, स्पिनर को बॉल देता ही नहीं है कि भैया फास्ट बॉलर से नया दिन की शुरुआत करो। तो ये स्पिनर्स के लिए अभी हाल फिलहाल उतनी अच्छी दोस्त नहीं है। लेग स्पिनर्स का काम इस बॉल से अच्छा चल रहा है। तो ये थे हैशटैग आपकी वाणी के बहुत सारे बढ़िया से सवाल। अब चलते हैं आज के स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास, उस पर डालते हैं नजर। मंसूर बिन जायद की सिटी फुटबॉल ग्रुप के फुटबॉल अंपायर में एक नया नाम जुड़ गया है, मुंबई सिटी एफसी। जी हां, मैनचेस्टर सिटी, जिरोना और न्यूयॉर्क सिटी एफसी जैसे बड़े क्लब्स के साथ सीएफजी ने अब मुंबई सिटी एफसी को भी अपने क्लब्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। सिटी फुटबॉल ग्रुप के ओनर्स का मानना है कि इस खरीद से मुंबई सिटी एफसी के साथ साथ इंडियन फुटबॉल को भी फायदा होगा। लैंडमार्क डे इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि सिटी फुटबॉल ग्रुप ने आज अनाउंस किया है कि वो मुंबई सिटी एफसी का मेजॉरिटी स्टेक खरीद रहे हैं। वही मुंबई सिटी एफसी की टीम जिसके को ओनर्स हैं रणबीर कपूर और बिमल पारेख, वही मुंबई सिटी एफसी की टीम जो कि हीरो इंडियन सुपर लीग के सीजन 3 में लीग स्टेजेस के बाद टॉप पे रही थी और पिछले सीजन सेमीफाइनल तक का रास्ता उन्होंने तय किया था। वही मुंबई सिटी एफसी की टीम जिसमें कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे कि निकोला अनेलका, फ्रेडी ल्यूनबर्ग खेल चुके हैं,
डिएगो फॉलान खेल चुके हैं, सुनील छेत्री भी खुद खेल चुके हैं। लेकिन अब सिटी फुटबॉल ग्रुप, जिसकी कुछ बड़ी टीमें अलग अलग देशों में खेलती हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी उसका हिस्सा है, मेलबर्न सिटी एफसी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क सिटी एफसी यूएसए में, जिरोना स्पेन में, जापान में एक उनकी टीम है, चाइना में उनकी एक टीम है, यूरुग्वे में उनकी एक टीम है। तो अलग अलग जगह पे उनका एक फुटप्रिंट है। अब सिटी फुटबॉल ग्रुप की एक प्रेजेंस भारत में भी होने वाली है, मुंबई सिटी एफसी के रूप में। तो बहुत बड़ा दिन इंडियन फुटबॉल में। बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि ये पूरी खबर क्या रही और इसके क्या मायने होंगे भारतीय फुटबॉल के लिए। एस आर्चर दीपिका कुमारी ने जीत लिया है गोल्ड मेडल एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के फाइनल्स में, जो हुआ बैंकॉक में। ये दीपिका कुमारी का इस साल का पहला गोल्ड है। गौर करने वाली बात ये है कि इंडियन आर्चर्स इस कंपटीशन में इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। ये इसलिए क्योंकि नेशनल फेडरेशन को किया गया है सस्पेंड। ऐसे में हमारे आर्चर्स का अच्छा करना उनके मनोबल के लिए बेहतरीन है। मजा आया ना आज के शो पर, मुझे भी बहुत मजा आया। एक्चुअली ये पूरा हफ्ता ही बड़ा मजेदार था। अब मैं जरा रोलिंग करता हूँ, विकेट को तैयार करता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं कल छोटू आकाशवाणी के साथ और मंडे को बड़ी आकाशवाणी के साथ। अभी के लिए इतना ही। चलो भाई चलो। ओपन स्टांस, यॉर्कर स्वैग से 6। एटीट्यूड तो देखो जरा, अरे वाह, देखने की भी जरूरत नहीं।